हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग देखेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का आगे का पार्ट, आगे का पोर्शन। पिछले लेक्चर में हमने लास्ट में देखा था कि हमारी जो वैलेंसी थी, मतलब डिफरेंट एटम्स की किस तरीके से डिफरेंट वैलेंसीज हमें मिलती हैं, किस तरीके से दिखती हैं, और वो वैलेंसी का मतलब क्या पड़ता है ऑन द कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी, है ना। किस तरीके से वो कॉम्बाइन होते हैं एटम्स आपस में, फिर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो वो किस तरीके से उसका प्रभाव पड़ता है। वो चीज मैंने आपको बताई थी कि जितना इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम लूज करेगा, दूसरा उसका अपोजिट वाला कितना गेन करेगा, तो इस पे डिपेंड करती हैं चीजें। मतलब यहां पर एक तो लूज और गेन का बात होगी, एक बात होती है शेयरिंग की, है ना। तो वो देखेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग में, वो है आपका 10th में भी पढ़ा दिया जाएगा और 11th में भी है पोर्शन। लेकिन यहां पर केवल हमें यह समझना है कि इलेक्ट्रॉन के लेने देने से ही यहां पर वैलेंसी उसी फैक्टर पे हमारा काम करती है कि इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग, मतलब एक एटम से दूसरे एटम पे। तो जो शिफ्टिंग हो रही है वो डिपेंड करती है वैलेंसी पे, ठीक है। वो शिफ्टिंग जो है वो डिपेंड करती है वैलेंसी पे। ये नहीं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे पे चले जाए, ऐसा नहीं होता। तो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर मोस्ट शेल के मैंने इलेक्ट्रॉन आपको बताए थे कल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, तो उसके हिसाब से फिर वैलेंसी डिसाइड होती है। अगर 4 से कम हुए इलेक्ट्रॉन्स तो मोस्टली वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ऐसा मान लो कि इलेक्ट्रॉन वो लूज करते हैं अपनी तरफ से, अपने जोन से वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स अदर एटम, ठीक है। इस तरीके से समझ लो। और अगर वो 4 से ज्यादा हुए इलेक्ट्रॉन वैलेंस आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो वो फिर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ दूसरे एटम के अट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके से आप मोटा मोटा समझ सकते हैं, यहां पर इस तरीके से आइडिया ले सकते हैं। अब जब एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कर रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, तो जो कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी हो रही है, जो कॉम्बाइन हो रहा है, वो बनाता है फिर मॉलिक्यूल, बनते हैं कंपाउंड्स हमारे। तो अब वो मॉलिक्यूल बनता कैसे है, उसके रूल्स क्या है। वो मॉलिक्यूल बन गया तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन द सेंस की अगर जैसे वाटर बन गया हमारा, तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो ये बना कैसे, उस चीज को हम अगर किसी को जोड़ना है, जैसे एल्यूमिनियम को हमें क्लोरीन के साथ जोड़ना है, तो फिर हम कैसे आइडिया लाएं कि कैसे जोड़ें, एक एल्यूमिनियम के साथ कितने क्लोरीन जुड़ेंगे, ये सारे सवाल। एक सोडियम के साथ कितने क्लोरीन जुड़ेंगे, एक ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो ये सारे सवाल का जवाब आज के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला की। केमिकल फॉर्मूला मतलब बोल सकते हैं इट इज अ शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल। मतलब कोई केमिकल है उसका सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। इतनी बात क्लियर होगी, इसको समझ सकते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, एक केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, मतलब वो कंपोजिशन को बताता है कि कितने एटम्स उसमें उस कंपाउंड में है, उस मॉलिक्यूल में है, कितने डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं और कितने एटम्स हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बात करता है और वैरायटीज ऑफ एटम्स के बारे में बात करता है। इतनी बात समझ में आ रही। तो एक केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ सिंबल। किसके टर्म्स में, सिंबल के टर्म्स में। शॉर्ट फॉर्म हम बताएंगे इन टर्म्स ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। इतनी बात समझ में आ गई कि इस तरीके से हम इसको डिफाइन करना है। केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। इतनी बात क्लियर होगी। अब केमिकल फॉर्मूला निकालेंगे, या बोल सकते हो केमिकल फॉर्मूला को हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला मतलब शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो हमने जान ली, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहला पॉइंट, इट टेल्स द नेम ऑफ ए सब्सटेंस। अगर हमारा जो ये आ गया CO2, ठीक है, तो इट टेल्स दिस नेम ऑफ सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो 2 ऑक्सीजन है, तो एक कार्बन है,
डाइऑक्साइड। तो ये नेम को भी बताता है, इट टेल्स द नेम ऑफ सब्सटेंस। दूसरा, इट टेल्स अबाउट द एलिमेंट्स इन अ सब्सटेंस। अब कितने एलिमेंट्स हैं इसमें ये भी बताता है, और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये भी बताता है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस। मतलब अगर कोई सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, उसकी यूनिट के बारे में बात करता है। जैसे CO2 पूरी गैस भरी हुई है, तो एक जो यूनिट होगी वो ये होगी। इतने, अब बहुत सारे इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो एक पूरा का पूरा सब्सटेंस तैयार हो जाएगा, वो पूरा पूरा कंपाउंड तैयार हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये कंपाउंड बेसिकली डिसाइड, कंपाउंड में फिजिकल फोर्स भी डिसाइड करते हैं, मतलब मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स भी डिसाइड करते हैं। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड, है ना। कंपाउंड की यूनिट जो है वो यूनिट तो ये हो गई, लेकिन उसमें बीच में, इन यूनिट्स के बीच में फोर्स डिसाइड करता है, वो पूरी की पूरी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कंपाउंड बताता है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो CO2 इस तरीके से हम उसको बोलेंगे। इट ऑल्सो टेल्स द नंबर ऑफ एटम्स। अब इसमें यह भी बताता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से ऐसे कोई भी केमिकल फॉर्मूला हम ले लेंगे, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम ले लेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें हमें बताती है। तो इसका हमें ये फायदा मिलता है, ये इंपॉर्टेंस हमारा रहता है जानने के बाद। अब अगर हमने ये सब जान लिया, ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई कि हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, और क्या हमें इससे जानकारी मिलती है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमने सारी चीज जान ली। तो अब हम ये देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला बनाते कैसे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। तो कुछ रूल्स होते होंगे, तो उस रूल्स को पढ़ते हैं। जैसे हमने सिंपली बात ले ली एल्यूमिनियम की, तो ये हमारा एल्यूमिनियम हो गया और ये हमारा क्लोरीन हो गया। अब इसके ही टर्म्स में हम बात करेंगे। एल्यूमिनियम का आपको एटॉमिक नंबर बिल्कुल 30 तक याद होनी चाहिए। ये आपको पहले श्योरिटी देनी होगी खुद को, तब आप लेक्चर देखोगे तो बहुत इजी लगेगा। इस वाले पार्ट जो चौथा और पांचवा पार्ट है, ये आप थोड़ा ध्यान से देखना। जब एटॉमिक नंबर आप याद कर लो तब ही आपको फायदा मिल सकता है। दूसरा, जब हम रूल्स देखते हैं, रूल्स ऑफ राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहला, राइट द सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट। तो पहले हमने सिंबल लिख लिए, पहले हमने क्या लिख लिए, सिंबल लिख लिए, Al एंड Cl, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। दूसरा पॉइंट है, राइट वैलेंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स इनवर्सली। अब नीचे हम वैलेंसी लिख लेंगे, पहले हम क्या लिख लेंगे, एलिमेंट्स लिख लिए हमने, ठीक है, और फिर हमने लिख ली वैलेंसी। वैलेंसी एल्यूमिनियम की क्या होती है, 13 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2, 8, 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वैलेंसी कितनी होगी, 3, लेकिन हमें इनवर्सली लिखना है, तो 3 यहां पर लिख देंगे। 3 कहां पर लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे नहीं, 3 हम इसी के नीचे लिखेंगे, ठीक है, लेकिन इनवर्सली मैच करना है। इनवर्सली मैच या क्रॉस मैच बोल सकते हो, क्रॉस मैच, क्लियर। राइट द वैलेंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स इनवर्सली मैच या क्रॉस मैच। अब देखो, हमने एल्यूमिनियम के नीचे लिख ली 3 और क्लोरीन के नीचे लिख लिया हमने 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, क्यों, -1 होती है। तो 2, 8, 7 17 होता है, तो 2, 8, 7 एक इलेक्ट्रॉन की यहां पर जरूरत है। अब हम इसको इनवर्सली मैच कर देंगे, क्या कर देंगे, इनवर्सली मैच, ये कर दिया हमने इनवर्सली मैच। तो एल्यूमिनियम का Al बन जाए Al कर दिया, और Cl का 3 में हो गया, तो Cl3, तो ये बन गया हमारा कंपाउंड, ये हमारा बन गया कंपाउंड, ये बन गया हमारा मॉलिक्यूल। इस तरीके से हमें यहां पर चीजें देखनी है। लास्ट पॉइंट, वैलेंसीज एंड चार्ज ऑन आयन मस्ट बैलेंस, ये बैलेंस होना चाहिए। अब आपको पता है कि एल्यूमिनियम पे जो चार्ज आता है, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो 3+ आ जाता है, और क्लोरीन हमारा नेगेटिव होता है, तो 3+ है तो 3 नेगेटिव चाहिए, तो 3 पे क्लोरीन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो Al 1 है, 3 क्लोरीन है, तो सेम आया, तो बैलेंस है हमारा, बिल्कुल बैलेंस है। तो इस तरीके से हमें चीजें देखनी है। इसको फटाफट आप नोट करो, फिर हम और कंपाउंड्स बनाएंगे और मॉलिक्यूल्स तैयार करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे यहां पर कि केमिकल फॉर्मूला हम कैसे बैलेंस करें। हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहां पर Na का। तो Na हमारा सोडियम और क्लोरीन Cl, ठीक है। तो अब सोडियम जो है Na है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो इसमें हम साइड में देख लेते हैं 2, 8, 1, मतलब यहां पर जो वैलेंसी आएगी वो कितनी आएगी, +1, यहां पर रख देते हैं 1,
इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हमारा कितना होता है 2,8,7। यहां पर क्या होता है -1। तो आप चार्ज के साथ भी रख सकते हो या फिर नहीं भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी। यहां पर लेकिन जब हम मैच करेंगे, यहां पर ध्यान रखना, जब हम मैच करेंगे तो ये Na आएगा केवल और ये केवल Cl आएगा। यहां पर साइन इंडिकेट नहीं होंगे, ये आप थोड़ा सा नोट कर लेना। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो इससे बेटर है कि आप साइन ना रखें तो ज्यादा बेटर होगा। तो ये हो गया हमारा NaCl। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम को क्लोरीन के साथ जोड़ते हैं तो कैल्शियम हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है 20। ठीक है, तो 20 कैसे करेंगे हम 2,8,8,2 है ना। तो 2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहां पर क्या हो गया, वैलेंसी कितनी होगी 2। क्लोरीन की कितनी होती है 1, ये आपको पता है। इसको आप मैच कर दो, इसको आप मैच कर दो। यहां पर आप लिख सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो ये एलिमेंट्स, ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो वैलेंसी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये CaCl2। इतनी बात समझ आएगी, Ca बन जाए CaCl2। इतनी बात क्लियर होगी? तो इतना इजी है कि आप देखो मॉलिक्यूल तैयार कर ले रहे हो, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरीके से जुड़ रहा और कितने नंबर के साथ जुड़ रहा, ये सारी चीज आप ऐसे कर ले रहे हो, है ना। तो इस तरीके से चीजें आप समझो। अगर हम देखते हैं, अभी हमने Al के साथ Cl को बता दिया था, है ना। अब हम देखते हैं Mg के साथ। तो Mg हमारा क्या है, इसकी कितनी होता है एटॉमिक नंबर 12। तो 2,8,2 इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, है ना। और इसकी कितनी हो जाएगी 1। क्रॉस कर दोगे, आप क्रॉस कर दोगे तो Mg बन जाए Mg और Cl का 2। तो क्या हो MgCl2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत इजी है ये, बहुत ही ज्यादा। अब हम जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं H एंड Cl। तो H का क्या होता है 1, तो इस पे आप 1 रख दोगे और ये Cl क्रॉस चेक कर दिया आपने, क्या हो जाएगा HCl। बहुत इजी है, मतलब इतना इजी कि आप आराम से कर सकते हो। क्लियर हो रही बात कि नहीं? अब जिसको फटाफट आप नोट करके फिर हम दूसरा पढ़ते हैं कि दूसरा हम किस तरीके से हम और देखें एलिमेंट्स और वेरिएशंस के साथ। अब हम हाइड्रोजन को ही देखते हैं। अभी हमने हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ देखा था, अब हम हाइड्रोजन को देखते हैं ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, अदर एलिमेंट के साथ हम हाइड्रोजन को अब देखते हैं। अब देखना यहां पर, और कार्बन के साथ भी देखेंगे। देखो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की और यहां पर हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो हाइड्रोजन का आपको पता है 1 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है एटॉमिक नंबर 2,6, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। 2 हो जाएगी वैलेंसी, तो क्या लेगा 2। इतनी बात समझ में आई? इसको आप क्या कर दोगे, क्रॉस चेक कर दोगे और ये H का हो जाएगा 2 और ये O हो जाएगा। इतना इजी है, आपने बना लिया। क्लियर? अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन की। तो हाइड्रोजन क्या होता है 1, नाइट्रोजन कितना होता है 7, 2,5 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब 3 वैलेंसी हो जाएगी इसकी। कितनी 3। अब इसको क्या कर दोगे आप क्रॉस, तो H कितना हो गया 3 और N, तो क्या हो गया ये अमोनिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको अमोनिया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको क्या नाम दोगे डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर। इतनी बात क्लियर हो गई? अब अगर हम और एग्जांपल देखें, ठीक है, हम देखते हैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन को। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन और कार्बन के साथ हाइड्रोजन को देखते हैं। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन देखो, तो कार्बन का कितना होता है 4, आपको पता है, और ऑक्सीजन कितना होता है बोलो 2। इतनी बात क्लियर होगी? तो अब देखो, अब ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है आपको सबसे पहले। तो आप अगर ये दोनों एक चीज से डिविजिबल हो तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। क्लियर? तो अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1। इतनी बात समझ में आ गई? इसको क्रॉस चेक करना है, किसको, इसको शॉर्ट फॉर्म को। तो कितना हो गया C हो गया और O कितना हो गया 2, तो क्या हो गया CO2। इतनी बात समझ में आ गई? इसको क्या करो 4 होती है इसकी और हाइड्रोजन कितनी होती है 1, इसको क्या कर दो क्रॉस चेक, तो क्या हो जाएगा C और H4, ये क्या हो गया मीथेन। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है आपको करना, बहुत ही इजीली तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही आराम से कर सकते हो। अब हम थोड़ा और टफ पे जाते हैं, थोड़ा हम और लेवल बढ़ाते हैं। अब देखो, इसको आपको खुद कुछ एग्जाम्पल आपको करने होंगे, ठीक है। जैसे हम बात करें अब
एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन की, ये टफेस्ट में माना जाता है, एल्यूमिनियम के साथ नाइट्रोजन की। इसको और देख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम हमारा कितना होता है, 3 होता है, ये कितना होता है, 2 होता है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। इसको क्या कर दोगे, क्रॉस चेक, तो क्या देगा, Al2O3। अब यहां पर अगर आपको चार्ज देखना है, चार्ज बैलेंस है कि नहीं, देखो Al का कितना होता है 3 प्लस, ऑक्सीजन कितना होता है 2 नेगेटिव। तो दोनों में 6 प्लस और 6 नेगेटिव करने होंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 प्लस और 2 नेगेटिव अनबैलेंस है। तो इस पे क्या करोगे, इस पे 2 पे कर दोगे मल्टीप्लाई, इस पे 3 पे कर दोगे, तो 2 3 या 6, 6 प्लस हो जाएगा, और ये 3 2 या 6, 6 माइनस हो जाएगा। तो यहां पर चार्ज बैलेंस, तो 2Al मतलब Al2 हो जाएगा और O3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो यहां पर 3 हो जाएगा और इसका भी 3। इसको क्या कर दोगे आप, क्रॉस चेक कर दोगे, तो क्या हो जाएगा Aln, एल्यूमिनियम नाइट्राइट। इतनी बात समझ में आ गई। देखो Al का कितना होता है 3 प्लस और N का कितना होता है 3 नेगेटिव। क्लियर? इसको फटाफट आप नोट करो, आगे हम चीजें और चलते हैं धीरे धीरे। अब अगर ये तो हो गई एक एक एटम की बात, अगर हमने आपको बताया था अभी पॉलीएटमिक आयन, अगर पॉलीएटमिक आयन आ गए तब फिर आप क्या करोगे, तब फिर आप क्या करोगे और कैसे करोगे। जैसे हमने बात की Na की, ठीक है, और Na के साथ पॉलीएटमिक आयन में हमने क्या क्या पढ़ा था, फॉस्फेट पढ़ा था, ठीक है, सल्फेट पढ़ा था, ठीक है, सल्फाइट पढ़ा था, क्लियर, और नाइट्रेट पढ़ा था, नाइट्राइट पढ़ा था, क्लियर, ये हमने पढ़ा था। ये हमारा क्या होता है, फॉस्फेट आयन, हम आयन नहीं लिखेंगे, हम सीधे सीधे लिख दे रहे, सल्फेट, ठीक है, सल्फेट, यहां पर सल्फाइड, क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर ये देखो हमारा फॉस्फेट हो गया, ये सल्फेट हो गया, ये हमारा सल्फाइड हो गया। इसको हम क्या बोल देंगे, नाइट्रेट, क्या बोल देंगे, नाइट्रेट आयन, और इसको बोल देंगे नाइट्राइट आयन, क्या बोल देंगे, नाइट्राइट आयन। इतनी बात समझ में आई। अब इसको OH नेगेटिव आ जाए तो इसको हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, क्लियर। मतलब ये आपको पता होना चाहिए, मतलब इस पे कितना चार्ज आ रहा है ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब Cn नेगेटिव आता है, इसको बोलते हैं साइनाइड आयन, क्या बोलेंगे, साइनाइड आयन। आयन तो सारे ही हैं, ये मैं लिख दे रहा हूं, ये भी फॉस्फेट आयन है, सब में जिसमें चार्ज है वो है, जो भी चार्ज स्पीसीज होती है वो आयन ही होता है। तो ये सारी चीज हमें ये ज्यादातर यूज होगा हमारा। अगर हम बात करें यहां पर सोडियम की, तो सोडियम अगर हमारा जुड़ रहा है हाइड्रोक्साइड से, जैसे OH नेगेटिव से, तो इस पे पता है ये हमारा 1 आएगा, इस पे भी 1 है, इसको क्रॉस लिंक करोगे आप, क्या बन जाएगा, NaOH। क्लियर हो रही बात की नहीं। अब यहीं पर अगर हम बात कर लें कि सोडियम के साथ सल्फेट आ गया, सोडियम ये है और सल्फेट, ठीक है, तो सल्फेट की वैलेंसी हमारी है 2, क्योंकि 2 चार्ज है, वही हम बोल देंगे, इसकी होती है 1। इसको क्या कर दोगे आप, क्रॉस लिंक कर दोगे, तो Na2SO4 क्या बन जाएगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको, ठीक है। हम नाइट्रेट की बात करें तो सोडियम है हमारा और नाइट्रेट आ गया, ठीक है, तो इसकी भी 1 और इसकी भी 1, इसको आप क्या कर दोगे, क्रॉस लिंक, क्या बन जाएगा, NaNO3। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब ये तो होगी 1-1 वाली बात। अगर हम Mg के साथ कर दें, Mg के साथ सल्फेट की, तो ये सेम आपको रखना है, ये हमारा सल्फेट का 2 होता है, Mg का 2, इसको आप क्रॉस लिंक कर दोगे तो Mg2 होगा, नहीं 1-1 हो गया ना, दोनों कट गया, तो MgSO4 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, MgSO4। मैंने बोला था कि इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, सिंप्लीफाई क्या हो गया था 1, फिर इसके बाद क्रॉस लिंक करो तो इजी हो जाएगा, है ना, ये MgSO4। इस तरीके से चीजें आपको देखनी है। यहां पर हम देख ले रहे हैं, एक और देख ले रहे हैं, जैसे हमारा आ गया कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम के साथ हमारा आ गया, हम फॉस्फेट ले लेंगे, फॉस्फेट ले लेते हैं, चलो। तो फॉस्फेट में देखो, अब यहां पर 3 है, कैल्शियम का 2 होता है। अब आप क्या करोगे, अब आप क्रॉस लिंक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, Ca3PO4 का होल ट्वाइस आएगा यहां पर। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है कि Ca3 है और ये PO4 पूरी स्पीसीज है, पूरी, तो PO4 ये पूरा आएगा, वरना अगर आप ऐसे कर दोगे
PO4 का होल थ्राइस, तो इसका कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही बात कि नहीं? जो होल ट्वाइस आ रहा है ये पूरे पे आ रहा है, ये आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है कि जितना भी ये है तो इस पे आप ब्रैकेट ही लगाओगे। क्या लगाओगे आप? ब्रैकेट ही लगाओगे। इस पे आप ब्रैकेट ही लगाओगे। जितने भी पॉली एटॉमिक आयन होंगे इसको आप एक स्पीसीज समझोगे। इतनी बात समझ में आई? ये आप ब्रैकेट लगा लोगे तो इजी हो जाएगी चीजें। इसको आप फटाफट अब नोट कर लो। आप शायद अब कर सकते हो, मुझे उम्मीद है अब कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लिया, अब इसके मास और देख लेते हैं कि मास बेसिकली हम कैसे निकालें। इनकी बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की। अब देखो मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालें। मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो अब अगर हम देखें यहां पर, जैसे बात करें NaCl, तो हमने बोला सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर 30 तक पूरा आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। तो यहां पर आप मास नंबर जोड़ोगे। अगर आपको मास निकालना है तो यहां पर आप क्या जोड़ोगे? मास नंबर। तो इसमें सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का हमारा 35 ले लेंगे हम। 30 क्लियर हो रही बात कि नहीं? 35.5 होता है तो टोटल इसका जो मास आ जाएगा कितना देगा? 58.5। क्लियर? समझ में आ रही बात कि नहीं? आप मास नंबर भी जोड़ सकते हो। 35 प्लस 23 58 इसको बोल सकते हो। तो 58 U मास हमने U में बताया था, एटॉमिक मास यूनिट में। हम जैसे बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको पता है कार्बोनेट हमारा 2 नेगेटिव आयन होता है। इसको भी आप नोट कर लेना पॉलीएटॉमिक आयन में। तो ये कार्बोनेट हो गया। तो कैल्शियम हमारा कितना होता है? कैल्शियम की हमारा मास कितना होता है? 40। ठीक है, ये 40 हो गया और प्लस कार्बन का कितना है? 12। एक कार्बन है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन कितना होता है? 16। मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो कितना हो जाएगा? 40 प्लस 12 कितना हो गया? 52 और ये कितना हो गया? 16 3 जा 48 और 52 कितना हो गया? टोटल 100 हो गया। तो 100 U मतलब 100 मास यूनिट। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको? क्लियर हो रही बात? समझ में आ रही बात? अब हम देखते हैं MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम का होता है 24 प्लस सल्फर का कितना हो गया? 32 प्लस कितने ऑक्सीजन है? 4 और 16 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो कितना हो गया? ये 24 प्लस 32, 24 प्लस 32 कितना हो गया? 6 और ये 56 हो गया प्लस और 16 4 जा 64 आप कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 16 ये 70 7 5 12 120 यूनिट 120 U। क्लियर हो रही बात कि नहीं? बहुत इजी है निकालना, बस आपको मास नंबर हर किसी के पता होने चाहिए तो आप बहुत इजीली निकाल लोगे। हम बात करें यहां पर MgCl2 की, है ना, हम बात कर ले NaNO3 की, तो यहां पर आप सब किसी के आप निकाल सकते हो। NaNO3 जैसे 23 और नाइट्रोजन हमारा 14 प्लस 3 इंटू 16 23 और 14 कितना हो गया? 7 और प्लस 3 37 हो गया हमारा और 16 3 जा कितना होता है? 48 875। क्लियर? अब 4 4 8 85 U हो गया। ये कितना हो गया? 85 U। MgCl2 का देख लेते हैं 24 प्लस 35.5 इंटू 2 है ना, 2 है ना क्लोरीन, तो ये कितना हो गया? 71 प्लस 24 71 प्लस 4 75 और ये 95 U हो गया। 95 U। इस तरीके से चीजें आपको यहां पर देखनी है। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत इजी चीजें हैं ये और बहुत आराम से आप कर सकते हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहां पर। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो मॉलिक्यूलर मास आप आराम से निकाल सकते हो। क्लियर? इसको फटाफट नोट कर लो। हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे की चीजें और क्या दिक्कत है, क्या डाउट है, वो सब आगे वाले लेक्चर में आप कमेंट कर दिया करो पहले से ही कि किस किस में दिक्कत है, तो मैं आपको बता दूंगा।
इसको नोट कर लो फटाफट।